हाय बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन एंड सक्सेस में। मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, वर्ण। संस्कृत में वर्णाः, और ये आपको संस्कृत व्याकरण में भी काम आएगा और हिंदी व्याकरण में भी काम आएगा। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा उच्चारण स्थान। लेकिन आप यदि अच्छी तरह से ये समझ जाए कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, कौन सा वर्ण का क्या अहमियत है, क्या भूमिका है, तो शायद आप उच्चारण स्थान अच्छे से समझ पाओगे। और अंतिम तक वीडियो में बना रहना, क्योंकि अंतिम में जो मैं एक बात बताऊंगा उससे एकदम आप क्लियर हो जाओगे कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। एक शॉर्ट में सारा बात पता चल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं वर्ण। वर्णाः, संस्कृत में वर्ण को वर्णाः कहते हैं। वर्णाः इन द सेंस वर्ण। वर्ण की परिभाषा छोटे शब्दों में दे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात वह इकाई जिसे तोड़ नहीं सकते हैं। आप इससे पहले भी पढ़े होंगे, वर्ण वह है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कहलन, ठहलन, टहलन, दहलन इत्यादि। यदि हम क लिखें क, तो क का टुकड़ा किया जा सकता है, खंड किए जा सकते हैं। कैसे? तो जरा देखिए, कहलन अजोड़ अ, तब बना आपका क। लेकिन यदि कहलंत की बात की जाए तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अतः कहलंत वर्ण है। क्लियर? चलिए, अब तथा संस्कृत भाषा में वर्णमाला को दो भागों में रखा जाता है। अब ये वर्णमाला एक शब्द आ गया, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में वर्णमाला को दो वर्गों में रखा गया है। वो है स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यह है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? तो संस्कृत में इसको परिभाषित हमने किया है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं में अपने आप में राजा हो वही स्वर है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतः बिना बाधा के होता हो, अर्थात उसके उच्चारण में कोई बाधा नहीं डालता हो, है ना, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं वर्णों को कितने भाग में बांटा गया है, अर्थात स्वर वर्णों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, है ना, स्वरों की संख्या अर्थात स्वर वर्णों की संख्या जो है कुल 13 है। यहाँ प्रश्न बनता है बाबू कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 13 है। कितनी है? तो 13 है। याद रखिएगा, वे हैं अर्थात वे ये हैं, अ से लेकर के औ तक। जरा देखिए, अ, आ, हर्षाई, दीर्घाई, हर्षौ, दीर्घौ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी कुल संख्या कितना है बाबू? 13 है। ये याद रखना। इनमें री तथा लिरी का प्रयोग अत्यल्प अर्थात बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, इसलिए शून्य प्राय होता है। अर्थात उसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है ना। स्वरों को पाणिनि ने अच कहा है। अब देखिए, यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, पाणिनि महोदय ने स्वर वर्णों को यच कह दिया, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि स्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो अच कहते हैं।
अर्थात अच नाम से जानते हैं। चलिए, अच प्रत्याहार। अब देखिए, पाणिनि ने तो कह दिया अच कहते हैं। अब अच प्रत्याहार के अनुसार और भी बातें हैं, जरा देखिए क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है। अच एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है जो निम्नलिखित 4 सूत्रों के अक्षरों से बना है। 4 सूत्र क्या है? वो है अईन, सॉरी अयूण, अयूण, ऋग, ए ओम, ए औच। अब देखिए यहाँ आपका कॉमन सा प्रश्न बनता है कि प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या कितनी है? अच प्रत्याहार में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 4। और यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यह नहीं कहेगा कि एवं का वर्णन करें। अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होते हैं, उसमें संख्या पूछेगा आपसे कि अच प्रत्याहार में कितने संख्या है अक्षरों की? तो 4। ठीक है, 4 सूत्रों से बना है, 4 सूत्र है ना। वो है अ, यहां से शुरू होगी, एच, अ, ए, ओ। इन तीनों स्वरों को गुण कहते हैं। यहाँ 3 स्वर हैं, ए, अ, ए, ओ, इसे गुण कहते हैं। अब क्या कहा, अच प्रत्याहार में गुण वर्णों की संख्या या गुण स्वरों की संख्या कितनी है? तो 3। ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्वरों को हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में विभक्त किया गया है। स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। फिर उसके भी भाग हैं, आप अच्छी तरह से देखते रहिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। स्वरों को हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में बांटा गया। प्रश्न उठता है स्वर को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ओके, चलिए अब देखिए, कहता है अ, ई, उ, री, लिरी, ये 5 हर्ष स्वर है, स्वर में हर्ष स्वर है। और उसमें दीर्घ बाकी 8 जो बचे वो क्या है? दीर्घ है। शेष 8 स्वर दीर्घ हैं, वो आपके सामने नीचे मैंने लिख रखा है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ है। उम्मीद करते हैं आप स्वर के दोनों भागों को अच्छा से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बोला कि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, उनके भी कुछ अलग अलग भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रखे हैं, स्वर वर्णों को मूल स्वर तथा संध्याक्षर 2 भागों में विभक्त किया गया है। फिर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संध्याक्षर में। अब ये मूल स्वर क्या हुए और संध्याक्षर क्या हुआ, इस बात पर हम ध्यान देंगे। आप विशेष रूप से ध्यान देना। मूल स्वर की बातें करें, मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर के अंतर्गत है ना, अ, हर्षई, हर्षौ, री, लिरी भी आता है। ये मूल स्वर है। ये क्या है? मूल स्वर है। मूल स्वरों के 3 भेद हैं। मूल स्वरों के 3 भेद हैं। अब वो 3 भेद कौन सा है? तो हर्ष स्वर अभी पीछे बात भी हम बताए थे, दीर्घ और प्लुत। मैंने जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि स्वर को 2 भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। उसमें एक और भाग है, प्लुत है। ठीक है, अब देखिए हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर तो इन्हीं रूपों में लिखे जाते हैं, मैंने लिख रखा। मतलब हर्ष स्वर जो है, हर्षई जो है, इसी रूप में लिखा जाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब दीर्घ स्वर के बारे में क्या कह रहा है? दीर्घ स्वरों को लिखने में है ना, लिपिगत परिवर्तन होता है। जैसे देखिए अ और अ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ, तो उसका परिवर्तन होता है। हर्षई जोड़ हर्षई करेंगे तो दीर्घई होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हर्षई जोड़ दीर्घई करेंगे तो भी क्या होगा? दीर्घई होगा। ये लिपिगत परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार दीर्घऊ का भी होगा, री का भी होगा। अब देखिए आपके लिए एक नई बातें आ रही है जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा, तो रिपीट हो जाएगा आपका
पुनरावृत्ति हो जाएगी। जरा देखिए प्लुत स्वर के बारे में। आपने अभी तक, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि स्वर को दो भागों में ही बांटा गया है, वो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन तीसरा के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यदि आप पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है, पुनरावृत्ति हो रही है आपकी, है ना। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर को लिखने के लिए इन्हीं के बाद 3 लगाया जाता है, मतलब उसका रिपीटेशन होता है 3 दफा, ठीक है। आ 3, दृगाई 3, दृगौ 3, है ना, री 3। अब देखिए कहोगे सर ये तो कभी बात हमने सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो आज देख लीजिए। इसका प्रयोग दूर से पुकारने में होता है। जैसे आप कहेंगे हे राम, हे राम नजदीक में कोई, इसको कहेंगे हे राम, और दूर है कहेंगे हे रामा। तो देखिए रामा आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ का पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो उसे प्लुत स्वर कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब संध्याक्षर की बात। संध्याक्षर मैंने बताया कि प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर और संध्याक्षर की बात मैंने बताया। तो संध्याक्षर क्या है? तो कहता ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये चारों जो है संध्याक्षर है। यहाँ भी प्रश्न आपके बनते हैं कि संध्याक्षर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ए ऐ ओ औ ये चारों संध्याक्षर कहलाते हैं। संध्याक्षर वर्णों की संख्या कितनी? 4, ठीक है। वस्तुतः इनका निर्माण 2 मूल स्वरों से होता है। मतलब अब देखिए यहाँ भी प्रश्न बनता है, संध्याक्षर वर्णों का मेल के निर्माण किससे होता है? तो स्वर से होता है। जैसे देखिए अ जोड़ ई, तो क्या हो गया? ए। ये आपको संधि विच्छेद में भी काम आएंगे, समास में भी काम आएंगे, संधि में भी काम आएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अ जोड़ उ ओ, है ना, आ जोड़ ई ऐ, आ जोड़ उ औ, ये संध्याक्षर है। संध्याक्षर के बारे में मैंने अगला टॉपिक लिखा, अगला बात लिखा है मैंने। यही कारण है कि अयादि संधि में इन संध्याक्षरों से ऐ औ आ आय हो जाते हैं, क्योंकि ई उ का परिवर्तन दूसरी संधि में व हो जाता है। ये आप जब संधि पढ़ेंगे या संधि वाला वीडियो में आप देखोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब आया व्यंजन। मैं स्वर वर्णों का डिटेल्स कर दिया, अब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण का परिभाषा पहले हम संस्कृत में लिखे हैं, अनवग भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन स्वर पर आश्रित होता है। व्यंजन वर्ण को अपने उच्चरित होने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है ना। इसलिए हम पहले भी पढ़े होंगे कि जिस वर्ण का उच्चारण जो है स्वर वर्णों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो या ली जाती हो उन्हें व्यंजन कहते हैं या व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप समझ ही रहे होंगे। सभी व्यंजनों को संयुक्त रूप से हल कहा जाता। पाणिनि महोदय ने, है ना, स्वर को अच कह दिया और व्यंजन को हल कह दिया। चलिए याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ बनता है कि व्यंजन वर्णों को और किन नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो हल कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। देखिए प्रश्न यहाँ भी आपका है कि व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया बाबू रे? तो 3 भागों में बांटा गया है। वो है स्वर वर्ण, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो स्पर्श वर्ण सबसे पहला है स्पर्श। स्पर्श वर्ण क्या है? तो जिसके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों अर्थात हमारे मुंह के जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, एक दूसरे को ना कहीं स्पर्श करती हो, है ना, वो स्पर्श वर्ण है। इसकी कुल संख्या 25 है। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब ये है क्या क्या? तो स्पर्श वर्ण है क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण।
ये क्या है? तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये सभी क्या है? स्पर्श वर्ण है। समझ में आ गया होगा? चलिए, आपको परीक्षा में कैसे पूछेगा? पूछ लेगा बाबू क ख क्या है? ख कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण के साथ स्पर्श वर्ण है ना? तो यदि व्यंजन वर्ण भी रहे ऑप्शन में, स्पर्श वर्ण रहे, स्वर वर्ण रहे, ऊष्म वर्ण रहे, तो आप व्यंजन वर्ण मारोगे तो गलत होने की उम्मीद ज्यादा रहेगा, चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्पर्श वर्ण आपको ऑप्शन में दे रखा है ना? इसलिए वहां आप कोशिश करना कि स्पर्श वर्ण में मारे। व्यंजन तो है ही, लेकिन जब स्पष्टता कह दिया कि स्पर्श वर्ण भी ऑप्शन में दे दिया है तो स्पर्श वर्ण को ही मानना है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम नहीं बाबू रे, दूसरा जो वर्ण का दूसरा भेद है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का, तो अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण जो हमारे अंदर से उच्चरित होता हो, हमने लिख रखा होगा य र ल व, इसकी संख्या पहले 4 है और हमने लिख रखा यह वर्ण, यहाँ नहीं होगा वर्ण, वर्णन नहीं होगा, यह वर्ण हमारे स्वर, यहाँ स्वर यंत्रों के अंदर से निकलती है, अतः इसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। मतलब हम जब बोलते हैं य, तो देखिए आप बोल के देखिएगा य, तो अंदर से आवाज आ रही है ना? र ल व, तो ये आपको मालूम पड़ेगा, महसूस होगा कि ये वर्ण जो है उच्चारण जो हो रहा है अंदर से इसकी आवाज आ रही है, इसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अब तीसरा है ऊष्म वर्ण, है ना? तो ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है और ये है तालम श, मूर्धन स, दंड स और ह। अब ये ऊष्म वर्ण क्यों कहा गया है? तो इसके उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलता है ना? तो गर्मी को क्या कहते हैं? ऊष्म, है ना? इसलिए इस वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा गया है। यह वर्ण के उच्चारण, है ना, ये समय मुंह से गर्म हवा निकलती है ना? अतः इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्लियर? चलिए, इसी के साथ आपका वर्ण का टॉपिक खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आपसे एक मेरा अनुरोध होगा कि आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, अपने दोस्तों, साथियों, सगे संबंधियों, भाई बहन, जो भी आपके संपर्क में हैं, जो क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हों या 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हों, सभी के लिए ये फायदेमंद है। चाहे वो हिंदी व्याकरण में वर्ण रहे या संस्कृत व्याकरण में वर्ण रहे, वर्ण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आपको कम से कम 4 नंबर सिक्योर करना है बाबू। तो इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिखें, फिर हम उसका उपचार करेंगे, ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।